हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे आईबीसी के टॉपिक को। अभी तक लास्ट वीडियो तक हमने देखा था कि एक रेजोल्यूशन एप्लीकेंट के बारे में, जो कि एक रेजोल्यूशन प्लान रखेगा सबके सामने, जिसके बेसिस पे सारा का सारा काम होने वाला है। सीओसी अगर उस प्लान को एक्सेप्ट कर लेती है तो सारा का सारा काम उसी मैनर में किया जाएगा और वही जो एप्लीकेंट है वो उसको कैरी ऑन करने वाला है। सो गाइज, अब हम इसमें देखने वाले हैं कि वो क्या है एक्चुअल में। जब वो सामने रखा जाएगा वो प्लान, तो उसमें कैसे कैसे वो काम करने वाला है और क्या क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं उस प्लान को लेके। सो सबसे पहले एक बात कही गई है कि आपने रेजोल्यूशन प्लान रखा, ठीक है, अप्रूवल के लिए वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास जाएगा। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अगर उसको अप्रूव कर देती है तो गाइस अप्रूव करते ही याद कीजिए, हमने पढ़ा था सेक्शन 14 के अंदर मोराटोरियम के बारे में। तो जैसे ही आपका रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो जाता है, मोराटोरियम आपका सीज हो जाएगा। वो मोराटोरियम जो स्टार्ट हुआ था आईआरपीए कमेंसमेंट से, और वो यहाँ पर जैसे ही आपका ये एक्सेप्ट हुआ वहीं की वहीं सीज हो गया। नेक्स्ट उसके बाद आता है कि सीधा सीधा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आईआरपी आपका शुरू हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा पलटते हैं, थोड़ा गेम घुमाते हैं। अब क्या हो रहा है कि अगर मान लो आपका रेजोल्यूशन प्लान जो है वो एक्सेप्ट नहीं हुआ, रिजेक्ट हो गया, तो रिजेक्शन के केस के अंदर क्या होने वाला है, कंपनी जाएगी सीधा लिक्विडेशन के अंदर। अब कोई चारा नहीं बचा, आपने पूरी कोशिश की, आपने रिवाइवल का एक प्लान लेके आए, बट आपका प्लान हमें पसंद नहीं आया, तो अब इसको लिक्विडेट ही करो यार, हमें नहीं मतलब इस कंपनी से, ख़त्म करो इस कंपनी को, ठीक है। अब वो कैसे होने वाला है, तो यहाँ पर यह दिया गया है कि रिजेक्ट हो गया एप्लीकेशन प्लान, लिक्विडेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा, अपॉइंट किया जाएगा लिक्विडेटर को, एक ट्रस्ट बनाया जाएगा, फिर कंसोलिडेट करेंगे सारे क्लेम्स को, जितने भी क्लेम हैं जिसको पैसा कंपनी से लेना है उनको कंसोलिडेट किया जाएगा, उनकी वैल्यूएशन की जाएगी और फिर एसेट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो ये हमारा लिक्विडेशन का प्रोसेस शुरू होगा, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारी लिक्विडेशन के ऊपर होने वाली है। यहाँ पर सीआईआरपी का प्रोसेस, रेजोल्यूशन का प्रोसेस खत्म हो जाएगा इस वीडियो के अंदर। ये रेजोल्यूशन प्रोसेस के ऊपर लास्ट वीडियो होने वाली है, एंड देन वी विल मूव ऑन टू गाइज लिक्विडेशन। उसके बाद हमारे पास आएगा कि ड्यूटी ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ऑन सबमिशन ऑफ रेजोल्यूशन प्लान। जब रेजोल्यूशन प्लान सबमिट किया गया तो जो प्रोफेशनल है, तो गाइज यहाँ से ये जो एक पॉइंट है, यहाँ से आईआरपी का रोल हो चुका है खत्म। आईआरपी का काम था कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स बनाना, सबको इकट्ठा करना, सबको फैसिलिटेट करना कि आओ बैठो, और जैसे ही बैठ जाएंगे आईआरपी को वो निकाल के बाहर कर देंगे। अब या तो उसी को रख लेंगे, वो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बन जाएगा, उसकी आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी, या फिर किसी नए इंसान को हम ले आएंगे। ओके, अब आता है हमारे पास सबसे पहली बात कि क्या क्या होने वाला है इस चीज़ के अंदर। तो उसमें सबसे पहले पेमेंट की जाएगी हमारे आईआरपी को, इंसॉल्वेंसी एंड रेजोल्यूशन प्रोसेस के लिए जो कॉस्ट लगने वाली है उस कॉस्ट की सबसे पहले पेमेंट की जाएगी, क्योंकि जो चीज़ आपको फैसिलिटेट करा रही है, जो चीज़ क्रेडिटर्स को पैसा दिलवा रही है, उसको सबसे पहले ही हमें पे करना पड़ेगा। जैसे खुद खाने से पहले हम भगवान को भोग लगाते हैं, सेम वे क्रेडिटर्स खुद पैसा सब रिसीव करने से पहले जिस चीज़ की वजह से वो सारा पैसा आ रहा है उस कॉस्ट को पहले पूरा करेंगे, नंबर 1। उसके बाद पैसे पे किए जाएंगे प्रोफेशनल क्रेडिटर्स को, जो कि होने वाले हैं गाइज, अगर लिक्विडेशन में उनको जितने पॉइंट पैसे मिलते, अगर हम यहाँ बात करें डिस्ट्रीब्यूशन की ऑफ एसेट, अगर एसेट डिस्ट्रीब्यूट होने की नौबत आ जाती और उस डिस्ट्रीब्यूशन में उनको जो पैसे मिलते उससे कम नहीं होनी चाहिए वो अमाउंट, क्योंकि ये एक लास्ट रिजोर्ट है गाइज। क्योंकि कंपनी अब रनिंग नहीं है, कंपनी कुछ कर नहीं पा रही है, कंपनी का लास्ट रिजोर्ट है, अब यार जो एसेट बची है, जो मेरे पास है मेरा ले लो, उसको बेच के सबको वापस कर दो। तो वो जो उसको मिलना चाहिए था, ऐसी मतलब लाइक वर्स्ट केस सिनेरियो में जो मिनिमम अमाउंट उसको मिलनी चाहिए थी, उस अमाउंट से कम रेजोल्यूशन प्लान के अंदर अमाउंट नहीं होनी चाहिए, ठीक है गाइज। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि अगर मान लो रेजोल्यूशन प्लान है, कुछ फाइनेंशियल, अब ये तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो वोटिंग होती है कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स की, वहाँ पर फाइनेंशियल क्रेडिटर्स बैठते हैं। तो ये जो पॉइंट है वो बात करता है फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के बारे में, कि अगर फाइनेंशियल क्रेडिटर्स में कुछ ऐसे होंगे, क्योंकि जैसा कि हमने देखा 66% वोटिंग से प्लान को अप्रूव किया जाता है, कोई भी अगर डिसीजन है वो लिया जाता है, तो बाकी के 34% का क्या। तो अगर बाकी के जो 34% हैं उनके साथ पेमेंट में कहीं ना कहीं जादसी नहीं होनी चाहिए कि यार आप तो हमारे अगेंस्ट थे, आपको तो हम अलग से ट्रीट करेंगे, आपको कम पैसा देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर उनका भी ध्यान में रखा गया है। इसके बाद यहाँ पर कुछ एक्सप्लेनेशन दी गई हैं। वो एक्सप्लेनेशन यही कहती है, सबसे पहली बात तो कि फेयर एंड इक्विटेबल होना चाहिए जो क्रेडिटर्स को डिस्ट्रीब्यूट पैसा किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये बोलता है कि इस प्रोविजन के आने से पहले, इस क्लॉज के आने से पहले जो अमेंडमेंट एक्ट आया अभी 2019 में, ये कहता है कि
ये जो प्रोविज़न होंगे वो अप्लाई होंगे CIRP पे ऑफ अ कॉर्पोरेट डायरेक्टर, जहाँ पर रेजुलेशन प्लान है, मतलब जो ये हम सिर्फ पेमेंट की बात कर रहे हैं, हम इस क्लॉज की यहाँ पर बात की जा रही है। तो इस क्लॉज की जो बात है, जो पेमेंट है एक प्रोराटा बेसिस पे एक जस्ट एंड फेयर मैनर में जो पेमेंट की जानी है, वो हर सिनेरियो में ध्यान में रखा जाएगा कि वो पेमेंट प्रॉपर मैनर में हो, इवन दो वो रेजुलेशन प्लान एक्सेप्ट नहीं हो पाया, ठीक है, अप्रूव ये रिजेक्ट हो गया उसके बावजूद भी, या फिर अपील कहीं ना कहीं डाली गई थी अंडर सेक्शन 61 या सेक्शन 62, जिसको हम आगे देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आप सिर्फ अभी के लिए देखें कि अगर कहीं अपील डाली गई थी तो अपील के केस में भी, या फिर कोई अगर लीगल प्रोसीडिंग भी है इनिशिएट की गई है अगेंस्ट एनी कोर्ट फॉर द डिसीजन ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, उन केसेस के अंदर भी। नेक्स्ट पॉइंट आता है, चलो ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन यहाँ पर थोड़ा सा अलग हो गया। अगर हम कंटिन्यूटी में देखें तो ये कंटिन्यूटी में नहीं है, दिस इज आउट ऑफ द कंटिन्यूटी। तो सिर्फ अगर हम इसको बाहर निकाल देते हैं, एक बार के लिए इसको भूल जाओ कि ये यहाँ पर एग्जिस्ट भी करता है। तो पहला पॉइंट हमारे पास था गाइज कि सबसे पहली पेमेंट की जाएगी CIRP की कॉस्ट की। सेकंड पॉइंट था कि ऑपरेशनल क्रेडिटर का जो पैसा पे किया जाए वो लिक्विडेशन में जो उनको मिलना चाहिए था उससे कम नहीं होना चाहिए। और फाइनेंशियल क्रेडिटर्स में जिन्होंने अप्रूव नहीं किया था, यानी जो 34% बचे थे 66% अप्रूव करने के बाद, तो उनको भी किसी तरह से इनजस्टिस ना झेलना पड़े पेमेंट के रिगार्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास थर्ड पॉइंट कि मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ कॉर्पोरेट डेटर आफ्टर द अप्रूवल रेजोल्यूशन प्लान, यानी रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव होने के बाद किस मैनर में कॉर्पोरेट डेटर जो है, जिसने पैसे देने हैं, क्रेडिटर ने जिससे पैसे लेने हैं, उसका बिजनेस जो है किस मैनर में कंटिन्यू किया जाएगा। उसमें आता है हमारे पास द इम्प्लीमेंटेशन एंड सुपरविजन ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान। अब हम देखेंगे, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था कि हमारा नेक्स्ट लास्ट स्टेप यही बचा था, इसको इम्प्लीमेंट करना। तो इस बात का भी ध्यान रखना है, इसके अंदर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ध्यान रखेगा कि प्रॉपर मैनर में ये इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और इसका सुपरविजन भी अच्छे से हो रहा है। फिर आता है हमारे पास डज नॉट कॉन्ट्रावीन एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स, यानी कि जो इस टाइम पे जो भी लॉ यहाँ पर हैं उसका कोई कॉन्ट्रावेंशन ना हो। ऐसा ना हो कि रेजोल्यूशन प्लान की आड़ में आप कुछ भी इलीगल काम कर दें कि भाई यह तो अप्रूव हो चुका है। तो इस बात का भी ध्यान रखना है। और कन्फर्म्स टू सच अदर रिक्वायरमेंट्स एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड कुछ और रिक्वायरमेंट भी डाल सकता है जिसका इनको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो यहाँ तक था पॉइंट कि रेजोल्यूशन प्रोफेशनल किन किन चीज़ों का ध्यान रखेगा जब रेजोल्यूशन प्लान आपका अप्रूव किया जाएगा। तो गाइस सबसे पहली बात है पेमेंट का, उसको ध्यान में रखना है, अपनी खुद की पेमेंट, रेजोल्यूशन कॉस्ट, क्रेडिटर्स की पेमेंट अच्छे से की जाए, मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स अच्छे से हो, इसका इंप्लीमेंटेशन एंड सुपरविजन अच्छे से हो, एंड उसका कोई भी लॉ कंट्रावीन ना हो, कोई इलीगल एक्टिविटी ना हो, और बोर्ड कुछ अलग से भी बता सकता है। उसमें आता है कि अप्रूवल गाइस, यहाँ पर अब पॉइंट आता है कि अप्रूवल कैसे होगा। रेजोल्यूशन प्लान आपके सामने रखा गया, तो यहाँ पर सिंपल सी बात एक बोलते हैं 66% ऑफ द वोटिंग से इस चीज़ को अप्रूव किया जाएगा। ओके, और यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखा जाए 29A के बारे में भी कि 29A का कोई डिस्क्वालिफिकेशन ना इनकर करे कोई भी इंसान। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर कि अटेंडिंग ऑफ द मीटिंग बाय द रेजोल्यूशन एप्लीकेंट। तो जो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट होगा वो अटेंड कर सकता है he may attend the meeting of the committee of creditors in which the resolution plan for the applicant is considered, जहाँ पर भी वो कंसीडर किया जा रहा है उसका प्लान। ओके, वो बैठेगा, वो देखेगा कि हाँ उसके प्लान के बारे में किस ढंग से वहाँ पे लोग बात कर रहे हैं, कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। उसके बाद आता है कि रेजोल्यूशन एप्लीकेंट को राइट नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है यार कि वो वोट नहीं कर सकता क्योंकि वो एक क्रेडिटर नहीं है। ओनली क्रेडिटर्स कैन वोट, वो भी सिर्फ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स कैन वोट इन द मीटिंग। अटेंड कर सकता है, बैठ सकता है, देख सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है, दैट्स इट, इससे ऊपर कुछ भी नहीं। उस बाद आने वाला है कि जब वोट होगा वो किस मैनर में होगा। तो सबसे पहले जो जितने भी कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स होंगे वो इवेल्युएट करेंगे कि भाई जो भी यहाँ पर रेजोल्यूशन प्लान है वो सही है भी या नहीं। उनका जो अपना जो भी इवैल्यूएशन मैट्रिक्स है, जो भी वो वेटेज देके किस किस चीज़ों के ऊपर उसने भाई हाँ रेजोल्यूशन प्लान में किन किन चीज़ों पे उसने ध्यान दिया है, क्या क्या चीज़ें बेटर होने वाली है, जो भी है उन चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। सेकंड पॉइंट आता है हमारे पास कि उसकी फिजिबिलिटी देखनी है, उसकी वायबिलिटी देखनी है कि यार वो चलेगा कि नहीं चलेगा। जो काम हम करने जा रहे हैं, जो इन्होंने सोचा है, कहीं एकदम बिल्कुल आउट ऑफ द ऑर्डिनरी एकदम अनरीजनेबल सी बात उठा के नहीं ले आए, इज़ दिस पॉसिबल और नॉट। तो इस चीज़ को वहाँ पर देखा जाएगा कि यार कुछ भी हवा में फेंक रहा है ये तो अपना अप्रूव कराने के चक्कर में, तो ये यहाँ पर ध्यान में रखा जाएगा। फिर देखा जाएगा कि वोट करेंगे हर प्लान के ऊपर साइमल्टेनियसली, यानी कि अगर 10 प्लान आपके पास आए हैं तो 10 के 10 प्लान पे एक साथ साइमल्टेनियसली वहाँ पर वोटिंग की जाएगी। ऐसा नहीं है कि पहले आप एक को उठाओगे उसकी वोटिंग करके देखोगे। तो यहाँ पर बेसिकली होना है कि वाले कि जिसको भी हाईएस्ट वोट मिलेंगे वो प्लान जीत जाएगा। बट यहाँ पर गाइज एक कंडीशन और है। फॉर एग्जाम्पल 3 अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लेके चलूँ कि ये है प्लान 1, प्लान 2 एंड प्लान 3। अब वोटिंग होने लगी तो गाइज वोटिंग का हमारा सबसे बेसिक सा फंडा यहाँ पर क्या है, 66% होना चाहिए।
तो यहाँ पर ये कहता है कि इन तीनों में से वो वाला प्लान जीतेगा जिसके हाईएस्ट वोटिंग हो। तो क्या अगर मान लो इसका 20% है, इसका भी 20% है एंड इसका 60% वोटिंग है, तो क्या ये जीत जाएगा? द आंसर इज नो। यहाँ पर एक और कंडीशन यहाँ पर इस कोड के अंडर लगाई हुई है, जो कि ये कहती है कि हाईएस्ट तो होना ही होना चाहिए, प्लस साथ में मिनिमम रिक्विजिट जो वोटिंग है वो भी होनी चाहिए। आप उसको डिफीट नहीं कर सकते। अगर आप 3 या 4 के लिए भी वोट कर रहे हैं तो ये मिनिमम का तो क्राइटेरिया आएगा ही आएगा। अब ऐसा कुछ हुआ कि सबका दोनों का इक्वल है, तो गाइज वहाँ पे टाइम ब्रेकर, अगर फॉर एग्जांपल इन दोनों की वोटिंग जो है वो इक्वल होती, हाईएस्ट होती बट इक्वल होती, यानी कि अगर मैं इसको कहता हूँ कि ये होता 40% और ये भी होता 40%, तो गाइज उस केस के अंदर सिंपल सी बात है, इन दोनों का टाई ब्रेकर होता, एक और वोटिंग हो जाती। और इन केस अगर अब चलो इससे पहले अगर सर्कमस्टांस देखें कि यहाँ पर था 60% और यहाँ पर था 20%, तो क्या करेंगे अब? ठीक है, हो गया, 6% शॉर्ट रह गया, तो अब क्या किया जाएगा? तो जिसका सबसे हाईएस्ट आया उसके लिए दोबारा वोटिंग होगी और दोबारा 66% अगर आया तो वो अप्रूव कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये कोड रिजिड है गाइस 66% को लेके, कि हाईएस्ट लोग तुम कुछ मर्जी करो, 66% तो मुझे चाहिए ही चाहिए। उतने अगर लोग अप्रूव करते हैं तो ही उस प्लान को आगे बढ़ाया जाएगा, अदरवाइज नहीं आगे बढ़ाया जाएगा। ओके गाइज, उसके बाद हमारे पास पॉइंट आता है कि सबमिशन ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान द रेजोल्यूशन प्लान शैल सबमिट द रेजोल्यूशन प्लान एज अप्रूव टू द कमिटी ऑफ क्रिएटर्स टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। अब जैसे ही कमिटी ऑफ क्रिएटर्स ने अप्रूव कर दिया तो वो जाएगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास अप्रूवल के लिए, जो कि अब हम रिवाइंड करते हैं दोबारा। यहाँ हमने स्टार्टिंग में देखा था कि ये जो प्लान था या तो रिजेक्ट होगा या एक्सेप्ट होगा, तो ये जो अप्रूवल की यहाँ पर बात की गई थी ये बाय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ही की गई थी। तो एक बार कमिटी ऑफ क्रिएटर्स उसको एक्सेप्ट कर लें, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके बेसिस पे आप एक्ट अपॉन करना है, उसको इंप्लीमेंट करना शुरू कर देंगे। आपको उसको ले जाना पड़ेगा कि ठीक है यार देखो, ये प्लान मैं लेके आया था, मैं एप्लीकेंट हूँ, ये प्लान क्रिएटर्स ने भी मान लिया है, उन्होंने भी अपना लिया, वो भी चाहते हैं कि इसी मैनर में इसको कंटिन्यू किया जाए, तो ठीक है, ओके। अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को लगता है तो ये अप्रूव हो जाएगा, अदरवाइज ये रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आता है जब जैसे ही वो अप्रूव हो गया तो एक सिंपल सी बात आती है कि वो बाइंडिंग किस किस पे होने वाला है। तो अगर वो प्लान अप्रूव कर दिया गया है तो इट विल बी बाइंडिंग अपॉन कॉर्पोरेट डेटर एंड इट्स एम्प्लॉयज़, उसके सारे एम्प्लॉयज़ के ऊपर, मेंबर्स, क्रेडिटर्स, गारंटर्स, ओके, अदर स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व इन द रेजोल्यूशन प्लान, इसके अलावा कुछ भी जो भी स्टेक होल्डर्स हैं अगर रेजोल्यूशन प्लान में इन्वॉल्व हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटी, इन चारों के ऊपर जो भी पार्टीज इन्वॉल्व थी हमने सबको कवर कर लिया, उन सब पे ये चीज़ बाइंडिंग हो जाएगी। अब बात आती है कि कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अप्रूवल क्या होने वाले हैं, तो जो हमने ऊपर देखा, मोरेटोरियम सीज कर देगा तुरंत, ओके। नेक्स्ट आता है कि रेजिडेंशियल प्रोफेशनल जो होगा वो फॉरवर्ड करेगा सारे रिकॉर्ड्स को रिलेटेड टू द कंडक्ट ऑफ CIRP एंड द रेजिडेंशियल प्लान टू द बोर्ड टू बी रिकॉर्डेड इन डेटाबेस। तो जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी रेजिडेंशियल प्लान अप्रूव हुआ है, जो भी सारी चीज़ें होंगी, डाटा होगा, उसको ले जाके वो बोर्ड के पास डाल देगा, बोर्ड उसको डेटा बैंक के अंदर अपने संभाल के रख लेगा फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस अपने डेटाबेस में। अब आता है गाइस हमारे पास लाइबिलिटीज़ फॉर प्रीवियस ऑफेंसेस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है एंड ऑलमोस्ट ये टॉपिक ओवर है। अब यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर क्या होता है गाइस कि लाइबिलिटी ऑफ कॉर्पोरेट डेटर फॉर ऑफेंस कमिटेड प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, तो जितने भी उसके ऑफेंसेस होंगे वो सीज हो जाएंगे, यानी कि उनके ऊपर आगे कोई भी प्रोसीडिंग नहीं होने वाली जैसे ही रेजोल्यूशन प्लान एक्सेप्ट होगा, क्योंकि रेजोल्यूशन प्लान का मतलब है कि टेक ओवर ऑफ द बिजनेस एंड एक्टिविटीज़। जैसा कि हमने देखा था पहले कि जो एप्लीकेंट होगा वो टेक ओवर करने वाला है उसके बिजनेस को, तो जो एक्ट पुराने ऑफिसर्स ने, पुराने प्रमोटर्स ने किए थे, उनकी सज़ा नए रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स को, नए रेजोल्यूशन एप्लीकेंट को कैसे दी जा सकती है? इट्स क्वाइट रीजनेबल। तो सेम वे यहां पर यह चीज़ की गई है कि अगर जो प्रमोटर था, जो मैनेजमेंट में था, जो कंट्रोल में था, दोबारा गाइज हमारे पास PCM आ गए हैं, वो जो पुराने लोग थे, अगर उनमें से कोई भी या रिलेटेड पार्टी ऑफ पर्सन नहीं है जिसके हाथ में आगे बिजनेस जा रहा है, तो उस केस के अंदर आपको पुराने जितने भी आपके ऑफेंसेस हैं, सब कुछ हैं, उस कॉर्पोरेट डेटर के अगेंस्ट वो सब रद्द हो जाएंगे। अगर किसी प्रमोटर के अगेंस्ट, किसी मैनेजमेंट के अगेंस्ट या फिर उसके कंट्रोलिंग पार्टी के अगेंस्ट अगर कोई प्रोसीडिंग थी, उनको कोई नहीं छेड़ेगा, वहाँ कोई चेंज नहीं आने वाला। गाइज यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम उस बेचारी कंपनी की बात कर रहे हैं जो इन लोगों की वजह से लॉस में जा रही थी।
या फिर इन लोगों ने कुछ गलत काम किए थे। अब जब इनको ही हमने उस कंपनी से डिटैच कर दिया, अलग कर दिया, तो इनके पापों का सज़ा कंपनी नहीं भुगतेगी। कंपनी पे नए लोग आ चुके हैं, कंपनी का नया कंट्रोल आ चुका है, तो वहीं की वहीं वहाँ उस पॉइंट से सारे की सारी उनकी प्रोसीडिंग्स है वो वहीं की वहीं रोक दी जाएंगी, रद्द कर दी जाएंगी। या फिर किसी ऐसे पर्सन के हाथ में नहीं जा रही वो, जो कि सेकंड पॉइंट है गाइस इसी के अंदर। जो पॉइंट था मैंने अपना पॉइंट बता दिया है, मैं आपको जस्ट यहाँ पर जो दिया हुआ है सेकंड पॉइंट है, बिल्कुल बेसिक सी बात है कि जो कोई इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को ऐसा नहीं लगता कि जो सामने वाला पर्सन है जिसके पास वो बिजनेस जा रहा है, अब वो कहीं कॉन्ट्रावेंशन में तो नहीं है प्रोविजंस के, या उसी ने कोई डिफ़ॉल्ट तो नहीं किया हुआ। तो ये दो सिचुएशन ऐसी हैं जिनमें कि वो प्रोसीडिंग इनके अगेंस्ट, कंपनी के अगेंस्ट कंटिन्यू रहेगी। अदरवाइज अगर इन लोगों से बची हुई है वो कंपनी, तो कंपनी को अब हम नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अगर कोई प्रोसिक्यूशन है जो इंस्टीट्यूट किया गया है ड्यूरिंग CIRP process against such cooperator, it shall stand discharged from the date of approval for resolution plan subject to the requirements of this subsection having fulfilled. ओके यही सेम बात यहाँ पर दोबारा रिपीट की गई है कि अगर ये वाली जो रिक्वायरमेंट है अगर ये फुलफिल कर ली जाती है, इन लोगों के पास अगर वो नहीं जाता, कंपनी का दारमोदार, कंपनी का बैटन इनको नहीं थमाया जाता, तो उस केस के अंदर अगर ड्यूरिंग भी CIRP कोई प्रोसीडिंग, वैसे तो देखो ड्यूरिंग CIRP रेजोल्यूशन प्लान से पहले मोरेटोरियम लग जाता है, कोई प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट नहीं की जा सकती, बट स्टिल इग्नोरेंस में या कुछ भी लगा लो, तो उस केस के अंदर भी यही प्रोविजन यहाँ पर कंटिन्यू रहने वाला है। और देखो यहाँ पर जो मैंने पॉइंट आपको पहले यहाँ इसके साथ बताया था, आगे उसी पॉइंट को कंटिन्यू किया जा रहा है। वो ये कहता है कि जितने भी अगर डेजिग्नेटेड पार्टनर है, अगर LLP की बात करें, ऑफिसर है अगर कंपनी की बात करें, तो उनके अगेंस्ट उन्होंने कुछ गलत किया था प्रीवियसली, तो उनके अगेंस्ट जो प्रोसीडिंग होगी उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो एज इट इज़ रहने वाली है। दे आर स्टिल गोइंग टू बी लाइबल। अब यहाँ पर बात हो रही है कि वेयर नो एक्शन अगेंस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, तो ऐसा कब कब होने वाला है। तो अगर गाइज यहाँ पर ये कहते हैं कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के किसी ना किसी ऑर्डर के अंडर वो जो एसेट्स हैं उसमें उनका चेंज ऑफ कंट्रोल हो रहा है उस एसेट का, या फिर वो लिक्विडेशन एसेट के अंदर जा रही है और वो जा रही है उस लिक्विडेशन एसेट के थ्रू या फिर चेंज ऑफ कंट्रोल की वजह से, अदर देन अगेन दोज टू पीपल, हमारे PCM एंड कोई ऐसा पर्सन जो कि अबेटेड है या कंस्पायर्ड है फॉर द कमीशन ऑफ ऑफेंस, तो वो भी यहाँ पर उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई नहीं छेड़ने वाला उस चीज़ को। तो यहाँ पर वो भी चीज़, तो यानी कि दो पॉइंट हैं बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पर बात की जा रही है कंपनी के अगेंस्ट प्रोसीडिंग की और यहाँ पर बात की जा रही है कंपनी की एसेट्स के बारे में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास कि अपील अगेंस्ट द अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान, यानी कि रेजोल्यूशन प्लान, ये जो हमने सेक्शन 60(1) के बारे में बात की थी, यहाँ पर ऊपर आपको मैं दोबारा रिलेट करा दूँ इसको। तो यहाँ इस एक्सप्लेनेशन के अंदर जैसा कि हमने देखा था गाइज कि जहाँ पर अपील प्रेफर की गई थी सेक्शन 61 में या 62 के अंदर, तो उसी के बारे में यहाँ पर बात हो रही है नीचे सेक्शन नंबर 61, जो कि कहता है कि अगर कोई अपील की गई है वो किस किस सर्कमस्टांस में ये अपील की जा सकती है अंडर दिस कोड। तो वो यहाँ पर ये कहता है सबसे पहली बात तो द अप्रूव्ड रेजोल्यूशन प्लान इज इन कंट्रावेंशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ द लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, यानी कि किसी ना किसी लॉ को कंट्रावीन कर रहा है। सेकेंड पॉइंट, कोई इरेगुलरिटी है, उनका जो काम किया जा रहा है एक्सरसाइज ऑफ पावर्स बाय रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ड्यूरिंग CIRP, उसमें कोई इरेगुलरिटी थी, यानी उसने जो जिस मैनर में करना चाहिए था उस मैनर में नहीं किया, कुछ ना कुछ उस इंसान ने गड़बड़ करी है। या फिर उसके बाद आता है कि जो डेट्स हैं जो ऑपरेशनल क्रेडिटर के या फिर ऑपरेशनल डेटर के हैज़ नॉट बीन प्रोवाइडेड फॉर इन द रेजोल्यूशन प्लान, कुछ लोगों के क्लेम्स उसने लोगों ने अपने दिए बेस्ड ऑन पब्लिक अनाउंसमेंट और वो उसमें ऐड ही नहीं किए उसने, तो काफ़ी लोग पीछे रह गए ना जिनकी पेमेंट वहाँ पर रिकवर नहीं हो पाएगी अमाउंट, तो उस केस के अंदर भी वो अपील फाइल की जा सकती है जो लोग यहाँ पर अग्रीव्ड हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल कॉस्ट जो की थी वो वहाँ पर प्रोवाइड नहीं की, जो सबसे पहली चीज़ गाइस हमने मांगी थी, जैसे कि हमने भगवान जी को भोग लगाने की बात की थी, क्रेडिटर्स अपना पैसा लेके निकल लिए, उन्होंने रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की कॉस्ट को, जो CIRP की कॉस्ट को प्रोवाइड फॉर ही नहीं किया, तो उस केस के अंदर भी। या फिर रेजोल्यूशन प्लान डज नॉट कंप्लाई विद द क्राइटेरिया स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड, या बोर्ड ने कुछ क्राइटेरिया स्पेसिफाई किया हुआ था उससे कंप्लाई वो नहीं कर पाए, तो ऐसे केसेस के अंदर यहाँ पर उनको दोबारा से अपील डाली जा सकती है। तो गाइज आई रिपीट, क्या क्या पॉइंट्स थे। पहली बात तो ये बेसिक सा पॉइंट है, दो पॉइंट अगर कंट्रावेंशन के निकालें तो उसको पहले ही हटा देते हैं, पहला और लास्ट पॉइंट। पहला एक्ट को कंट्रावीन कर दिया, दूसरा बोर्ड के किसी क्राइटेरिया को कंट्रावीन कर दिया। बीच के पॉइंट्स हैं कि रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने ढंग से काम नहीं किया, ठीक है,
और ढंग से काम नहीं किया, कैसे नहीं किया, उसने कुछ क्रेडिटर से क्लेम ही डालना भूल गया, तो ये हमारे पास 2 पॉइंट बन गए। इरेगुलरिटी थी उसके बिजनेस के अंदर, उसके काम के अंदर, उसके काम के तरीके के अंदर, और उसने क्लेम को ऐड ही नहीं किया, कुछ लोगों के क्लेम रह गए बेचारे। फिर हम देखेंगे कि जो सबसे पहला काम था, ठीक है, आपको 4 काम हमने बताए थे, 5 काम, उस 5 काम में से जो सबसे पहला काम था वही भूल गए, CRP की कॉस्ट तो आपने प्रोवाइड की ही नहीं, तो उस केस के अंदर आपको वहाँ पर रोक दिया जाएगा, आप अपनी अपील कर सकते हैं। अब आते हैं कि कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन सबमिशन ऑफ रेजोल्यूशन प्लान। अगर 180 डेज़ के अंदर अंदर आपका रेजोल्यूशन प्लान नहीं फाइल होता, जो 180 डेज़ प्लस 90 डेज़ की हमने बात की थी, अगर उस टाइम के अंदर अंदर आपका वो टाइम नहीं फाइल होता है 180 डेज़ प्लस एक्सटेंडेड पीरियड, तो वो लिक्विडेशन में चला जाएगा। तो लिक्विडेशन के हमारे पास अब तक 2 सर्कमस्टांस आ गए हैं गाइस। पहला कि आपने फाइल किया बट एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने उसको रिजेक्ट कर दिया। दूसरा, आपने फाइल ही नहीं किया टाइम से, तो ऑब्वियसली मतलब आपने दिया ही नहीं है, वो रिजेक्ट ही, वो एक्सेप्ट ही कैसे होगा जो आपने सबमिट ही नहीं किया, तो वो चीज़ यहाँ पर ऐसे आ जाएगी। अब यहाँ पर गाइस आते हैं, कुछ टाइम लिमिट्स दी हुई है, ठीक है, तो वो क्या क्या दी हुई है कि एक्टिविटी, ये जो फॉर्म है यहाँ पर फॉर्म फिल किया जाएगा CRP 7 अगर इफ़ नॉट कम्प्लीटेड बाय द स्पेसिफाइड डेट। तो सबसे पहली बात तो पब्लिक अनाउंसमेंट, ठीक है, पब्लिक अनाउंसमेंट दी जाएगी इज़ मेड विद इन T+3rd डे। अब यहाँ पर T क्या है, T का मतलब है कमेंसमेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोसेस। उसके बाद CRP 7 जो है पहली बार कब फाइल किया जाएगा, ये जो डेट है कॉलम 2 के अंदर जो डेट है वो डेट +3 डेज़। तो जितना भी यहाँ पर पॉइंट नंबर 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5 इन जितने की बात हो रही है, उसमें जब CRP 7 पहली कब जाएगी, विद इन 3 डेज़, यानी कि वो डेट +3 डेज़। अब उसके बाद जो सब्सिक्वेंट होगी वो कब जाने वाली है, X + 30th डे। X क्या है, ये वाली डेट जो कि यहाँ पर हमें दिया हुआ है, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ CRP 7 फॉर द फर्स्ट टाइम। तो उसके X + 30 डे, X + 60th डे, X + 90th डे एंड सो ऑन टिल द एक्टिविटी इज कम्प्लीट, यानी कि 180 प्लस में 90 डेज़ का जो हमें टाइम होता है, उस टाइम के अंदर 30 यानी कि 3 के मल्टीपल्स में गाइज हमें ये रिटर्न यहाँ पर फाइल करनी पड़ेगी सब्सिक्वेंटली। फर्स्ट फाइल करने के बाद पहली रिटर्न कब जाने वाली है, एक तरह से रिटर्न है, बताना है आपको कि क्या क्या आपका काम हो रहा है, किस ढंग से कर रहे हो आप, वो एक एक प्रोग्रेस की रिपोर्ट आपको इस तरह से इसके अंदर देते हुए चलना है। तो सबसे पहली जाएगी हमारे पास T+3 डेज़। अपॉइंटमेंट रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जो होगा वो T+30th डे के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसे सेंस बनती है कि 30th डे के अंदर अंदर हो गया और उसके 3 डेज़ के अंदर अंदर आपने इन्फॉर्म कर दिया, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम जो है इज़ नॉट इशूड विद इन 51 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट। तो उस चीज़ की भी रिपोर्ट यहाँ पर जाएगी 3 डेज़ के अंदर अंदर। एंड नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास ये रेजोल्यूशन का 51 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम। सेम वे 180 डेज़ और इसका +3 और प्लस ये आगे हमारा उसी चीज़ की कंटिन्यूटी में चलता रहेगा। तो गाइज़ ये थोड़ा सा रटने वाला पॉइंट है, बाकी इसको इतना ज़्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, काफ़ी इजी सी बातें हैं। ये वही चीज़ें हैं, वही डेटें हैं, वही टाइम लिमिट्स हैं जो ऊपर से देखते हुए आ रहे हैं इस पूरे के पूरे एक्ट के अंदर अभी तक, सॉरी कोड के अंदर अभी तक। तो अगर मैं आपको इस क्लास का अभी तक हमने जो किया है उसको रिवाइज करवाऊँ, तो हमारे पास सबसे पहले बनता है कि हमने देखा कि रेजोल्यूशन प्लान या तो एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा, तो उसके लिए क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। मोरेटोरियम हमारा तुरंत सीज हो जाएगा एक्सेप्ट हो गया तो, और रेजोल्यूशन प्लान इंप्लीमेंट होना शुरू हो जाएगा। रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को क्या क्या ध्यान में रखना है कि सबसे पहले पेमेंट करी जाए हमारी रेजोल्यूशन कॉस्ट की, फिर क्रेडिटर्स को किस मेथड में पेमेंट की जाएगी, फिर अफेयर्स को कैसे मैनेज किया जाएगा, इंप्लीमेंटेशन एंड सुपरविजन देखना है और कॉन्ट्रावीन नहीं करना प्रोविजंस को, और बोर्ड जो बताएगा उसका ध्यान रखना है। अब गाइज इसी का उल्टा अगर कर दें तो यहाँ पर अपील के प्रोविजंस आते हैं सेक्शन 61 के अंदर, यानी कि यहाँ पर सबसे पहली बात तो कॉन्ट्रावेंशन अगर आपने कर दिया, आपने इसको इरेगुलरिटी आपने रखी, आपने बोर्ड के ने जो बोला उसको आपने ढंग से नहीं किया, तो यही सारे पॉइंट्स हैं। इसी का अपोजिट वहाँ पर जो रेजिडेंट प्रोफेशनल को ध्यान में रखना है, और अगर वो चीज़ें रेजिडेंट प्रोफेशनल ध्यान में नहीं रख पाया तो यहाँ पर अपील की जा सकती है। आगे हमारे पास कुछ टाइम लिमिट्स थी और बीच में हमने देखा कि अगर कुछ प्रोसीडिंग्स हैं आपके पास पेंडिंग है तो वो केस के अंदर आपकी वहीं की वहीं कॉर्पोरेट डेटर के अगेंस्ट खत्म हो जाएगी, लेकिन जो लोग रिस्पॉन्सिबल थे उनके अगेंस्ट जो प्रोसीडिंग्स हैं वो कंटिन्यू रहने वाली है। सो गाइज काफ़ी इजी सा टॉपिक था एंड आई होप आपको अच्छा लगा हो, आई होप आपको समझ में आया हो अच्छे से, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज एंड बी श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब।